Hello student, welcome to Bhavna Physics class, and today I am going to discuss a new topic in the series of unit magnetic effect of electric current. As you know, we have discussed about so many magnetic fields due to different shapes and structure. So in continuity with that, we are going to discuss about the force applied by these kind of bodies or structure. Okay? Are you getting it? So what we have to do? हमने एक पढ़ा था सर्कुलर लूप की बेसिस पे कि मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर लूप की। हमने ये भी पढ़ा कि सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है, टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है और करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है, मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड तो होती है जो उसकी इनर कैपेसिटी है। जैसे एक स्टिल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होता है, वैसे ही एक मूविंग चार्ज या एक करंट कैरिंग स्ट्रक्चर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा होता है। और अब हम उसके बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद अब हम फोर्स निकालने वाले हैं उन्हीं स्ट्रक्चर के लिए क्या फोर्स अप्लाई हो सकता है। सो वी हैव टू केसेस। वन केस इज रिलेटेड विद द करंट कैरिंग वायर। इफ अ वायर exhibits some current, then what is the amount of force, magnetic force applied by that current carrying wire? Okay, we are going to discuss this thing. This is very simple. Even आप जब देखोगे तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगेगी। सेकेंड थिंग इज द if we are taking two current carrying wire, what kind of force or what kind of action will be applied in between the two current carrying wire, we will check it. Okay, so let's start with me. First topic is current carrying wire, and we are going to find out the magnetic force due to current carrying wire. समझ रहे हो आप यहाँ पर क्या करना है, एक करंट कैरिंग वायर बनाएंगे हम, उसको थोड़ा सा मैं बड़ा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अभी तक जब आप करंट कैरिंग वायर बना रहे थे तो इस तरीके का था। ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसको हम मैक्सवेल, जिसका डायरेक्शन मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं, और वो डायरेक्शन इस केस में एंटी क्लॉकवाइज आएगा अगर ये करंट कैरिंग वायर में करंट वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये एक करंट कैरिंग वायर है और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको याद होगा जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी बताया था तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में आपने मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो पढ़ा था, उसमें ये स्ट्रक्चर बना था इस तरीके का। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं क्या, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं जो इसी के अंदर बाउंड होते हैं। लैटिस के अंदर एक जैसे वेब होता है, उस वेब में बाउंड होते हैं कौन से, पॉजिटिव आयंस। तो हम अभी फिलहाल बात करें यहाँ पर कि दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इनसाइड दिस कंडक्टर बॉडी। गॉट इट? ये कंडक्टर बॉडी है। अच्छा, अब इस बॉडी में अगर कोई फील्ड ना लगाए तो कुछ होगा, नथिंग। ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली इधर रैंडमली मूव करेंगे। ये सारा का सारा मैकेनिज्म में था, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे होंगे। लेकिन अगर इसमें फील्ड लगा दी जाए तो क्या होगा, जस्ट लाइक प्रैक्टिकल फिनोमेना से लिंक करो। अगर आप तो आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में असेंबली होती है, असेंबली में जब तक असेंबली स्टार्ट नहीं होती आप क्या करते हो, इधर उधर बातें कर रहे होते हो, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हो, कोई एक फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं होती किसी दो स्टूडेंट के बीच में, और वो सारे के सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिखते हैं, डिस्टर्ब फॉर्म में दिखते हैं। बट जैसे ही असेंबली स्टार्ट होती है क्या होता है, दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड मैनर। सारे के सारे एक डिस्टेंट पे आ जाते हैं सब। अगर क्लासरूम में तो अपनी बेंच की साइड में खड़े हो जाते हैं, और अगर असेंबली ग्राउंड में हो रही है तो उसमें भी एक फिक्स डिस्टेंस बनी होती है, लाइन लीनियर हो जाती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है। तो असेंबली स्टार्ट होने पर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एक असेंबली को आप एक इस तरीके से एज्यूम कर लो कि ये एक अप्लाई फोर्स है। किस पर अप्लाई हो रहा है, इस
ये जो डिस्ट्रैक्टेड पार्टिकल्स हैं, जिसको मैं आप लोगों को कह रही हूँ स्टूडेंट्स को, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ असेंबली, और अब वो एक अरेंज फॉर्म में आ चुके हैं। सो सेम इज़ द केस, अपने आप को इलेक्ट्रॉन की तरह एज्यूम करो, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रैंडमली मूव कर रहे थे, और जैसे ही हमने यहाँ पर फील्ड लगा दी पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरीके से ये सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये सारा मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ है इन द यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर अभी याद नहीं है तो मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के आप टॉपिक को देख लो, पूरे उसमें वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट है उसमें उस चैप्टर की, यू कैन गो थ्रू विद दैट। Okay, so this one is the moving electron when we are applying the electric field here. Now the current is moving towards the direction of electric field. यहाँ पे electric field का direction क्या है? Positive terminal से negative terminal की side में. This one is the direction of electric field. So same is the direction of current. Okay, so here current is moving from A point to B point inside the conductor. इतना point clear है? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ रखा कि इसमें लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विच इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो बाउंड है, वो सारा बहुत डीप डिटेल में है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इनर ऑर्बिट में बाउंड है, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, विच इज कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। सो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, V इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर बॉडी जिसमें करंट फ्लो कर रही है, I इज करंट, Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आप पढ़ चुके हो सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फील्ड। अगर फील्ड अप्लाई हो चुकी है तो उस समय इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, सो दिस वन Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एंड वन मोर टर्म यू कैन टेक, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो अभी मेरे माइंड में या मुझे पता है कि ये डेरिवेशन में क्या क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली से लिख लेती हूँ कि ये टर्म्स यूज हो रहे, जो नहीं, जो स्किप भी हो जाएगा वो टर्म इन बिटवीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो सेम पैटर्न आपने भी फॉलो करना है कि आपको जब डेरिवेशन पता है कि उसका लास्ट फॉर्मूला क्या आना है, तो आप उस फॉर्मूले में जो भी टर्म्स यूज हो रहे हैं एटलीस्ट उसको आपने डिफाइन करना ही है। ठीक है, सो दिस वन इज अ करंट कैरिंग वायर एंड दिस वायर विल जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज देयर ओवर द कंडक्टर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट कर लेगा। क्यों? ऑर्स्टेड लॉ कहता है कि एवरी करंट कैरिंग वायर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैंने यहाँ पर देखो कंडक्टर लिया था, दिस वन इज ए बी कंडक्टर, नीचे ए कर देती हूँ रिजेंबल करने के लिए, नीचे ए है ऊपर बी है, करंट ए से बी फ्लो कर रही है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली सेटल कर दिया है, ए से बी करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर वर्टिकली सेट है, ए से बी करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली सेट है, ए से बी करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर डायरेक्शन कैसा आया था, एंटी क्लॉकवाइज। अब हॉरिजॉन्टल में लगा के देखो, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्ड फिंगर क्या इंडिकेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हियर, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन corresponding to this wire, करंट कैरिंग वायर। इसको बड़े फॉर्म में स्ट्रक्चर इसलिए बनाए क्योंकि हमें इसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाना, तो दैट इज व्हाई वी हैव मेड इट सम बिगर। ओके, सो दिस वन इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। गॉट इट? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो लॉरेंज फोर्स लगता है, जिसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, वो जो सेल्फ डिफाइंड है, वो लॉरेंज फोर्स होता है F इज इक्वल टू EVB, where V is the velocity of electron। ये होता है B is the magnetic field generated by the electron of moving charge, या इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं यहाँ पर
ठीक है, B is the magnetic field generated by moving charge, V is the velocity of moving charge and E is the charge on moving charge. ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक इलेक्ट्रॉन भी इतना है, V को हमें Vd करना होगा. अब इस लॉरेंज फॉर्मूले को अगर हम यूज करते हैं तो लॉरेंज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग्स में इस सिचुएशन में इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू लेट द टोटल चार्जेस Q. अब यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग में इनिशिएट नहीं किया था, इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगी. लेट द टोटल चार्ज करस्पॉन्डिंग टू ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज Q. Vd is the drift velocity which is known as the average velocity of all electron. QVB यही होता है EVB या QVB, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उसके अकॉर्डिंग्स में. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉरेंज फोर्स corresponding to this conductor. ठीक है, आपने लॉरेंज फॉर्मूले को ही यूटिलाइज किया है इसमें, इस सिचुएशन में, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में. नाउ F इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ Q आपने लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन पढ़ा था. ठीक है, क्वांटाइजेशन में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप उसको भी देख सकते हो, प्रीवियस रिवाइज करते जाओगे. उसमें क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग्स में द नेट चार्ज इज इक्वल टू द n टाइम्स इंटीग्रल टाइम्स of the electronic charge value. So here Q should be equal to n into E. E is the charge on one electron and n is the number of electrons जो initially assume किया हुआ था. n is the number of free electrons. So in place of this Q we are putting this Ne Vd into B. B is the magnetic field generated by these free electrons. Okay, because they are in moving state, and if they are moving by Oersted principle, again I am repeating it, by Oersted principle the moving charge will generate the magnetic field which is here. Okay, so this is the formula here. Now F is equal to, in place of this n, if we are putting here small n, so small n multiplied by V is equal to capital N. कैसे आया, अब मैंने इस पूरे टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर था उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल एन V into E, where small n is known as number density. ये क्या होता है, नंबर डेंसिटी. डेंसिटी वर्ड जब भी माइंड में आता है तो सबसे पहले आता है वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. हियर नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी. ठीक है, तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल एन इंटू वी इधर चला जाए. ठीक है, तो इस कैपिटल एन की जगह हमने रख दिया नंबर डेंसिटी इंटू वी. इसको याद रखना है आपने कि स्मॉल एन होता क्या है, दिस इज नंबर डेंसिटी नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब नंबर डेंसिटी लेते क्यों, इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नंबर डेंसिटी उस केस में ली जाती है जहाँ पर इतने सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हम जब एवोगैड्रो नंबर ले रहे होते हैं तो एवोगैड्रो नंबर में क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 टू द पावर 23 टाइम्स हैं. ठीक है, सो 23 टाइम्स होने का मतलब ये है कि इतने काउंटिंग हम 1 1 1 करके नहीं कर सकते या 1 2 3 4 करके नहीं कर सकते. सो उस केस पे हमें क्या करना पड़ता है कि नंबर डेंसिटी एज्यूम करना पड़ता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है. सबसे पहले तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें इतने नंबर ऑफ चार्जेस हैं कि हम इसे इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन नंबर डेंसिटी. नाउ F इज इक्वल टू दिस वन, N E Vd, और ये मैंने कौन कौन सी टर्म ले लिए, N E Vd, और इस V को मैंने अलग कर दिया V. ठीक है, क्यों किया, अब क्योंकि हमें इंट्रोड्यूस करना है करंट. करंट I और Vd में रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू NEAVd, वेयर N इज द नंबर डेंसिटी. ये फॉर्मूला होता है, याद है. स्पीकर को मैं रब कर दे रही हूँ. F इज इक्वल टू NEVD इंटू वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ. मैंने लेंथ L ली थी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम. ठीक है, एरिया इंटू लेंथ कितना हो जाता है, वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई V. अब आप देखो NEVD
ए को इधर ले आओ तो NEAVD, ये पूरा टर्म एक साथ हो गया, L को अलग कर लिया, B को अलग कर लिया, सो दिस F इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं I। सो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे IBL, ठीक है। सो F इज इक्वल टू IBL, यहाँ पर आप लिखोगे I इज इक्वल टू क्या होता है NEAVD, ठीक है। सो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स अप्लाइड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आपने एक फोर्स ये भी पढ़ा है, ये एक मूविंग चार्ज के बेसिस पर मैग्नेटिक फोर्स है, जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना होगा IBL फॉर्म में, ठीक है। सो दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या होता है IB क्रॉस L। यहाँ आप कई बार L को आप सोचते हो कि L तो स्केलर होना चाहिए, यहाँ पर क्या है ये एलिमेंट है, ठीक है। L एलिमेंट हो जाता है और एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी तब बनता है जब हम एलिमेंट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होती है, ठीक है। अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट A से B फ्लो कर रही थी, तो इस एलिमेंट को अगर ये DL है तो DL एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग करंट डायरेक्शन मल्टीप्लाई होकर के इस DL एलिमेंट को वेक्टर बना देता है। सो दैट इज़ वाई आपने मैग्नेटिक चैप्टर में हर बार देखा होगा कि हम यहाँ पर एलिमेंट को यानी लेंथ को हम वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूले को भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करी, दिस वन इज करंट कैरिंग वायर, इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो अगर पॉइंट जो पॉइंटर है, ये मार्कर का पॉइंट है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो इस कॉरस्पॉन्डेंस में जो लेंथ का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा कि करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग विद होगा। सो आप देखो इस केस में होगा क्या कि IBL जब हम लिख रहे हैं यहाँ पर, सो B क्रॉस B और L में देखो तो किस केसेस में एंगल 90 बन रहा होगा, किस केस में 0 बन रहा होगा, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर F इज इक्वल टू हो गया IBL साइन थीटा, अगर ये वेक्टर फॉर्म में आ गया तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये है और इसको हम आइडियल साइन थीटा ले सकते हैं। व्हाट शुड बी थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड L। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द वायर के बीच में एंगल है, ठीक है ना। अब फिगर से इसको समझते हैं किस तरीके से ये एंगल हमें पता चलेगा, किस केस में 90 होगा, किस केस में 0 होगा। ये करंट कैरिंग वायर AB जो अभी मैंने जिसकी ब्रॉड फिगर हॉरिजॉन्टली बनाई थी वही है। इस करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आ रही है, अलॉन्ग विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हो, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने का मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, अलॉन्ग विद द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। यहाँ पर अगर पॉइंट लोगे तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग्स में आएगी, यहाँ पर पॉइंट लोगे तो इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट आ रही होगी इसके अकॉर्डिंग्स में आएगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरीके से निकालते हैं, बाय टेकिंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ओवर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लो, उसके अराउंड जो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें फील्ड निकालनी है तो टेंजेंट ले लेंगे, तो उसे हम कहते हैं दिस वन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कर्व शेप की भी हो सकती है, इसके किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के फॉर्म में आती है, उसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, देखेंगे। तो अब क्या होगा कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टली है, ये वायर तो वर्टिकल है। अगर ये वायर वर्टिकल है तो इस वायर वर्टिकल वायर का जो एलिमेंट होगा वो भी वर्टिकल होगा और फील्ड कैसी है, हॉरिजॉन्टल, इसके अराउंड है हॉरिजॉन्टल। मीनिंग क्या हो गया, कितना एंगल है फील्ड और यहाँ पर एलिमेंट में, दैट इज 90 डिग्री। एक वाई एक्सिस में है एक वैल्यू, यानी करंट एलिमेंट की वैल्यू वाई एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ आ रही है,
along with the XZ plane, यानी x एक्सिस पे आएगी या तो z एक्सिस के along with आएगी। ऑब्वियसली कि मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा इज 90 एंड इफ थीटा इज 90 देन f इज इक्वल टू IBL और sin थीटा इज इक्वल टू sin 90। दूसरी सिचुएशन हम 0 डिग्री एंगल सब एज्यूम कर सकते हैं। तो 0 डिग्री एंगल एज्यूम करना क्या प्रैक्टिकली करेक्ट है, वेदर इट विल बी राइट और रॉन्ग, चेक इट। ये करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड अगर वायर वर्टिकल है तो ये श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल जनरेट होगी, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई हो रहा है और ये रूल फिक्स्ड है, ये रूल चेंज नहीं हो सकता। तो अगर रूल अप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स व्हाट कि मैग्नेटिक फील्ड कांट बी पैरेलल टू द करंट एलिमेंट। गॉट इट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? कांट बी पैरेलल टू द करंट एलिमेंट। इस फॉर्मूले को एक्चुअल में हम इसे करंट एलिमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक F इज इक्वल टू B क्रॉस IL, ठीक है। इसको हम कह देंगे करंट एलिमेंट। सिंपल, पहले क्या था ये एलिमेंट, अब क्या हो गया ये करंट एलिमेंट, क्योंकि करंट इसमें मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। स्केलर से वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। सो F इज इक्वल टू B क्रॉस IL, ओके। सो दिस वन इज करंट एलिमेंट। और आप यहाँ पे देख लो तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जब हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसमें हम ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। नॉट पॉसिबल कंडीशन, दैट मीन्स साइन जीरो वाली कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट? सो दैट इज द केस, दैट इज द सिचुएशन फॉर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, बस आपने क्या करना था कि बेसिक कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देना था। प्रॉब्लम हो क्वेरी पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हो आप। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट केस, दैट इज फोर्स इन बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। आपके यूज्ड फॉर्मूले कौन से हैं इसमें? एक तो आपका F इज इक्वल टू IPL यूज होगा और दूसरा इनफाइनाइट वायर। यहाँ पर हम इनफाइनाइट वायर का केस लेंगे फॉर द सिंप्लिसिटी। हर एक बुक में और CBSE के रिकमेंडेड सिलेबस में भी इनफाइनाइट वायर केस दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट वायर के केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रखते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2πr। ये आपने बायोसेवर्ट से भी निकाला था और ये आपके एम्पियर्स सर्किट लॉ से भी निकाला हुआ है, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन गो थ्रू with my previous video, okay। you can find that result of this one in both the case, in बायोसेवर्ट लॉ and एम्पियर्स सर्किट लॉ। so let's start with the topic। ये दो करंट कैरिंग वायर है, इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा है कि इसको प्रैक्टिकली लोग बहुत बनाते हैं और प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन शो कर रही है दैट टू इंफिनिटी, हियर आल्सो टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसकी जो हम फाइनाइट लेंथ ले रहे हैं, दिस वन इज वायर A, दिस वन इज वायर B। इन दोनों, ये दोनों पैरेलल वायर्स हैं, इनकी फाइनाइट लेंथ जो हमने ली है दैट इज L। और इन दोनों के करंट, अभी हमने एक केस एज्यूम किया हुआ है कि इन दोनों में जो करंट फ्लो कर रही है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, I1 एंड I2। करंट अलग अलग है बट डायरेक्शन सेम है, दे आर मूविंग फ्रॉम दिस डाउन वर्टिकली अपवर्ड पोर्शन, लाइक दीज केसेस। ये जो करंट है कहाँ से कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, सो वर्टिकली अपवर्ड। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डिफाइन नहीं किए इसलिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। सो वी कैन टेक इट एज A and B wire only, and wire A is having current I1, wire B is having current I2. Afterward, the force applied
This one is wire A. Let the magnetic field of wire A is B1. ठीक है, and magnetic field of wire B is B2. सारा लिखते चढ़ना जो मैं बता रही हूँ. Magnetic field of wire A is B1. Magnetic field of wire B is B2. ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो वायर ए की मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो कहाँ पर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ओवर द वायर बी, और वायर बी की जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी वो कहाँ पर आएगी, ओवर द वायर ए. अब ये कहाँ से आ गया, कंफ्यूज्ड? नो नीड टू हैव एनी कंफ्यूजन. आपको मैंने बताया था कि जब करंट कैरिंग वायर होता है, अगर उसी पर कोई पॉइंट हो जिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 0. यानी वायर ए की जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है वो वायर ए पर 0 है, बट एट सम डिस्टेंस एट पॉइंट P ओवर द वायर B दैट इज हैविंग द वैल्यू B1. गॉट इट? तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट P लिया होता है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इनफाइनाइट वायर के केस में हम लेंगे 2πr, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वायर. ये केस था आपका जो आपने सॉल्व किया था बायो सेवर्ट से भी और एम्पियर सर्किट लॉ से भी. सो दिस वन इज द केस, और इसी केस को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. बट ये ध्यान रखना, इसको इसीलिए मैंने कहा लिख लो, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर A विच इज अप्लाइड ओवर वायर B, एंड B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर B विच इज अप्लाइड ओवर द वायर A. अपने ही ऊपर फील्ड अप्लाई नहीं हो सकती. आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. अगर मैं कहूँ कि आपके पास जितनी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से अपने ऊपर स्लैप दो, कैन यू डू? नो, यू आर नॉट एबल टू डू अप्लाई द सेम फोर्स ओवर योर सेल्फ विद द सेम इंटेंसिटी एज यू आर अप्लाइंग ओवर द अदर पर्सन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स क्या है कि आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, बॉडी की स्ट्रेंथ, जिसको हम यहाँ पे वायर की मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस वायर. तो जितनी भी स्ट्रेंथ आपकी होती है उस स्ट्रेंथ को आप किसी और पर अप्लाई कर सकते हो. यू कैन नॉट अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ. सेम इज द केस, ये वायर की मैग्नेटिक फील्ड, ए वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वायर ए पर नहीं अप्लाई होगी, ये किस पर अप्लाई हो रही होगी, वायर बी पर. ये तो प्रैक्टिकल रिजेम्बलेंस है, और इसको लॉ के थ्रू प्रूफ भी किया गया. यहाँ पर बायो सेवर्ट लॉ जब आप अप्लाई करते हो तो आप ये प्रूफ कर सकते हो कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी जब बायो सेवर्ट लॉ की कंडीशन को अप्लाई करोगे. इस P पॉइंट पर जो वायर पे ही आ रहा है उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी. ठीक है, सो दिस इज मैथमेटिकली प्रूव्ड एंड दिस इज प्रैक्टिकली रिजेम्बल्ड. गॉट इट? सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग B1 is the magnetic field of wire A which is applied over the wire B, and B2 is the magnetic field applied by wire B over the wire A. सेल्फ एप्लीकेशन नहीं होगी. रिमेंबर दिस पॉइंट, अपने माइंड में फिट कर लो. इसको अगर आप फिगर से बना सकते हो तो फिगर से बना करके चेक कर लेना. यहाँ पर फिलहाल जो B1 और B2 लिया है, इसको ये मत एज्यूम कर लेना कि ये A वायर पे अप्लाई हो रही है. ये B1 फील्ड किस पर अप्लाई होगी, B वायर पर, और B2 फील्ड किस पर अप्लाई होगी, A वायर पर. गॉट इट? अच्छा, ये I आ गया, B आ गया, L, ये 3 टर्म्स आ चुके हैं. अब इन 3 टर्म्स को हम अभी यूज़ करने वाले हैं. इनके बीच में हम डिस्टेंस ले लेते हैं कि वायर के बीच में डिस्टेंस है D. इन दोनों वायर्स को हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस D पर प्लेस कर दिया है. गॉट इट? अब यहाँ पर इतने सारे टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें लॉ लगाना होगा. ठीक है, पहला लॉ तो ये है कि हम राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं, और दूसरा लॉ हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, दिस वन इज माय राइट हैंड, हम लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं. ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले वायर ए की करंट I1 के बेसिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड B1 अप्लाई हो रही है किस पर, वायर B पर, उसका डायरेक्शन क्या होगा. So we can apply here. This one is the thumb and the fingers are pointing towards the point at which we are going to find magnetic field. So the direction of current here is vertically upward and the fingers are pointing towards the wire B. और point हम ले लें, तो by pushing from back side the direction of
फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड B वायर पे अप्लाई हो रही थी, इसका डायरेक्शन क्या है, अंदर की साइड, इनवर्ड। तो क्रॉस बना दिया, क्रॉस इंडिकेट द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये अंदर में। अब वायर B को लेते हैं। वायर B पे करंट का डायरेक्शन, मैं राइट हैंड ही यूज़ कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड मत यूज़ कर लेना तुम लोग। यहाँ पर I1 करंट फ्लो कर रही है B वायर पे, और हमने फिंगर्स को पॉइंट किया है टुवर्ड्स द वायर A टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बाय पुशिंग फ्रॉम बैक द डायरेक्शन इज कमिंग वर्टिकली अप। तो इसको हम यहाँ पर बना देंगे डॉट से, ठीक है। ये डॉट हो गया, यानी B2 मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, और ये क्रॉस है, यानी B1 मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। अब एक करंट कैरिंग वायर पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता हो, हमें करंट पता हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज करंट, दिस वन इज फोर्स। तो अगर हमें ये सारी डायरेक्शन पता चल चुकी है दोनों वायर्स पे, तो हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि वायर ए पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो लेफ्ट हैंड, याद रखना पहले जब भी अप्लाई करो तो चेक कर लो अपना कौन सा हैंड यूज़ कर रहे हो। सो दिस वन इज माई लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली आउटवर्ड एंड द करंट इज वर्टिकली अपवर्ड। सी दिस, आउटवर्ड and current is vertically upward. So what is the direction of thumb? Towards right. So this one is the force over the wire A. Force on wire A due to which? Due to wire B. ठीक है। उसके बाद हम इस पे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ले जाओ, करंट को ऊपर ले जाना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई, करंट ऊपर गई, तो थर्ड का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, दिस वन इज द लेफ्ट साइड। सो फोर्स अप्लाइड ओवर द वायर B ड्यू टू A। लिखते जाओ, इसे छोड़ना नहीं है। जितना लिखोगे, जितना डीपली समझोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत उतनी कम पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फोर्स अप्लाइड ऑन वायर A ड्यू टू B, हियर फोर्स अप्लाइड ऑन वायर B ड्यू टू A, एंड दीज आर द डायरेक्शंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वायर थे ना, दो पैरेलल वायर्स, ये दो पैरेलल वायर्स, इन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है अंदर की डायरेक्शन में। अगर इसमें करंट ऊपर की साइड है तो वायर्स कैसे टिल्ट होना शुरू हो जाएंगे, वायर्स घूम जाएंगे। अब ये पेन को तो मैं घुमा नहीं सकती हूँ। यहाँ पर ये देख लो, ये है वायर, ये स्ट्रेट वायर है दिस वन, और इन पे इनवर्ड फोर्स अंदर की साइड अप्लाई हो रहा है। तो ये वायर ऐसे हो जाएगा और दूसरा वायर ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो, ये दिस वन। तो वायर्स आपस में क्या हो रहे हैं, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड विद ईच अदर। ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे और फाइनली ये ज्वाइन हो जाएंगे। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू इफ द करंट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। गॉट इट? सो वी कैन टेक द केस हियर, राइट द वैल्यूज। मैंने सारे टर्म्स को इंडिकेट कर दिया, उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं दोबारा बताती जाऊंगी साथ में। सो सबसे पहले हम लेते हैं कि फोर्स ऑन वायर A ड्यू टू वायर B, ठीक है। फोर्स ऑन वायर A ड्यू टू वायर B दैट इज इक्वल टू, F पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, IBL। सो I इंटू B इंटू L। I तो I1 हो जाएगी, वायर A पे कितनी करंट है, I1, ठीक है। और लेंथ मैंने दोनों वायर की सेम ली हुई है, जो स्मॉल लेंथ ले रहे, फाइनाइट लेंथ ले रहे वो L ले रहे, बाकी ये वायर इनफाइनाइट है, ठीक है। तो लेंथ L हो गई, बचा क्या B। वायर A पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, B1 है कि B2 है। यहाँ देखो एरो देख लो, मैंने पहले ही बता दिया था इसे कि वायर A पे सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी। किसकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, B वायर की। B वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B2। तो यहाँ पे B के प्लेस पे हमें रखना होगा B2। गॉट इट? फॉर्मूले में किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो। सो FAB फोर्स ऑन वायर A ड्यू टू B दैट इज इक्वल टू I1 इंटू B2। अब B2 के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, म्यू नॉट I। अब B2 मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B वायर, उस पर करंट कितनी है, I2। तो इन प्लेस ऑफ I यू विल यूज I2 ओवर 2 पाई R।
आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर फ्रॉम द पॉइंट। तो ए वायर पे हम पॉइंट कोई भी ले रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी इस पॉइंट की बी वायर से, दैट इज डी। चाहे आप बी से ए की डिस्टेंस लो या ए से बी की डिस्टेंस लो, वो डी आएगी। सो दैट इज बाय 2πd। ये बी टू की वैल्यू होगी इंटू एल। सो यू विल गेट द फॉर्मूला म्यू नॉट ओवर 2π I1 I2 over D into L. So FAB over L, force per unit length. This must be equal to mu naught over 2π I1 I2 over D. This one is equation number 1. Got it? अब सेकेंड वायर पे देख लेते हैं केस। फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू A क्या हो जाएगा, IBL। वायर B पे कितनी करंट है, I2। वायर बी पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, V1। और वायर बी की लेंथ कितनी है, L। दोनों की लेंथ हमने सेम, फाइनाइट लेंथ सेम रखी हुई है। सो I2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी होगी, सेम हियर दिस वन फॉर्मूला म्यू नॉट I, अब V1 है तो क्या आएगा I1 डिवाइडेड बाई 2πd इंटू L। अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो सेम स्टेपिंग्स में चल रहा है, I1 I2 over D into L. So we will get FBA, this is equal to mu naught FBA over L, this is equal to mu naught over 2π I1 I2 over D। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आ गया, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपके देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ ओवर वायर A and force per unit length over bar B both are same, right hand side terms are same। ये दोनों इक्वेशन से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि राइट हैंड साइड टर्म्स सेम है, इसलिए FAB इज इक्वल टू होना चाहिए FBA। ठीक है, अब ये गैप क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा ये गैप, यहाँ डायरेक्शन की बेसिस पर साइन लगाने के लिए। AB FAB की वैल्यू है राइट साइड में, डायरेक्शन राइट साइड, FBA का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में। ये हमने जो डायरेक्शन लॉज हैं, रूल्स हैं, उनके बेसिस पे रखा है। सो ऑपोजिट डायरेक्शन के बेसिस पे आ जाएगा माइनस। मीन्स क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो, थोड़ी अपनी मेमोरी पर फोर्स दो, प्रेशर दो। अगर अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा फोर्स दोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी सेम रिजल्ट आया था। इलेक्ट्रिक फोर्स भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टी में था, और यही प्रॉपर्टी आपकी मैग्नेटिक फोर्स में भी आ रही है। मैग्नेटिक फोर्स भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर न्यूटन्स इज द बेस्ट, न्यूटन्स इज द बेस्ट। व्हाट इट, ओके, दिस इज जस्ट अ जोक्स अपार्ट। यहाँ पर न्यूटन्स लॉ दोनों ही केस में फॉलो हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ऐसे ही हुआ था, चाहे जितने फोर्स हों, दोनों के दोनों यहाँ पर किसको फॉलो कर रहे होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। दोनों क्या, तीनों या सारे फोर्सेस जितने भी, आप न्यूक्लियर फोर्स की अभी आगे मैं पढ़ाऊँगी तो उसमें आप देखना कि उसमें भी एक्शन एंड रिएक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, एक्सचेंज फोर्सेस होते हैं वो। तो इस मीन्स क्या है कि जितने भी यूनिवर्स में फोर्सेस हैं ये सब म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स हैं। टू एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, मैं क्योंकि थोड़ा सा आपको पर्सनैलिटी और आपके माइंड को भी इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें बताती हूँ, तो आपको ये पता होगा कि दो पर्सन्स के बीच में भी म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रहा है स्पिरिचुअली भी, साइंटिफिकली भी, और मैग्नेटिकली भी, इलेक्ट्रिकली भी, and we can say in all manner, and these forces always obeys Newton's third law. Got it? So I hope this point is clear to you. तो पहला केस जो आपने ये सॉल्व किया है, ये वो केस था जहाँ पर करंट पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, और उस केस में आपको यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर अट्रैक्शन आ रहा है, यानी दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसको एक बार घर पे बना के देखना। आपने क्या करना है कि बस दो कॉपर वायर ले लेना। ठीक है, उन दोनों कॉपर वायर को आप एक बार अलग अलग बैटरी से कनेक्ट कर दो और एक बार सेम बैटरी से कनेक्ट करके देखना।
तो सेम बैटरी से कनेक्ट करने पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, बताइए। ठीक है, दो वायर का एक ही वायर भी ले सकते हो, एक वायर को इस तरीके के शेप में कन्वर्ट कर देना, ऐसे यू शेप में, और इसको कनेक्ट कर देना बैटरी से। तो कुछ पोर्शन इसका पैरेलल हो गया ना, ये वाला पोर्शन। अब इसमें देखना कि यहाँ पर ये अट्रैक्ट होते हैं कि रिपेल होता है। अगर सेम बैटरी से कनेक्ट किया है तो करंट अपोजिट हो जाएगी, यहाँ से चलेगी करंट, ऊपर जाएगी, ये I1 है और ये I2 है, तो अपोजिट डायरेक्शन करेंगे। अगर अलग अलग बैटरी से कनेक्ट करोगे तो सेम डायरेक्शन आएगा। ठीक है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। एक कॉपर वायर लिया, दूसरा कॉपर वायर लिया, इस कॉपर वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो और इस कॉपर वायर को दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर दो। अब देखो पॉजिटिव से करंट निकलेगी, नीचे डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पर भी पॉजिटिव से करंट निकलेगी, नीचे डायरेक्शन में जाएगी। इन दोनों वायर्स को, ए और बी वायर्स को एक दूसरे से इसी स्मॉल डिस्टेंस पर रख करके देखना कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं। सेम डायरेक्शन में हमेशा अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो यह प्रैक्टिकली ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हो। बैटरी सभी के घर में होती है, नहीं मिले तो अपनी वॉल क्लॉक से बैटरी निकाल लेना, ठीक है, और उसको यूज़ कर लेना। तो ये आपका एक केस है। अब दूसरा मैं आपको अपोजिट डायरेक्शन करंट का केस बता देती हूँ, उसमें क्या हो रहा होगा। ये दो वायर्स हैं ए और बी, और इनके बीच में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो अब यहाँ पर सेम रूल्स लगाएंगे। फर्स्ट रूल, मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो वायर ए पे करंट वर्टिकली अपवर्ड है, फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स वायर बी, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड जा रही थी, ठीक है, सो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। वायर बी पे देखो तो करंट डाउनवर्ड हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में भी यहाँ अंदर हो गई। सो दिस वन इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो ये इनवर्ड दोनों के केस में हो गई, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले कि आपका सही हैंड यूज़ किया है कि नहीं, क्योंकि आपका माइंड इंगेज होता है रिजल्ट निकालने में। तो कई बार आप ये माइंड से स्किप हो जाता है कि आपका कौन सा हैंड यूज़ हुआ था। सो हियर वायर ए पे देखोगे तो करंट इज वर्टिकली अप, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है। करंट इज वर्टिकली अप, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड and the direction is coming outward. This one is force on wire A due to B, left hand लगाने पर। wire B के केस में देखो current is vertically downward, magnetic field is inward, okay, then the force is coming towards the right over the wire B, FBA। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों opposite forces, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है। तो यहाँ पे जब फोर्स इनफाइनाइट वायर का केस है, फोर्स अप्लाई होगा तो ए वायर ऐसे हो जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में, और बी वायर भी फोर्स की डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा। सो दिस इज एफ ए बी एंड दिस इज एफ बी ए, ठीक है। तो ये देखो ये वायर एक दूसरे से डिस्टेंस पर होगा, यानी ये स्ट्रेट वायर अगर थे जो पहले मैंने केस कराया था, ये स्ट्रेट वायर है। जब इसमें अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो कर रही होगी तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ये बेंड करेंगे लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो दैट इज वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये रिपल्शन का केस हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, और अगर करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। दैट मीन्स द स्ट्रेट वायर, फर्स्ट केस स्ट्रेट वायर इन द सेम डायरेक्शन करंट में बेंड टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्शन, और यहाँ पर रिपल्शन इन द केस ऑफ ऑपोजिट वायर। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, and if you have any query you can ask me in my comment box. You can draw this figure. अच्छा, ये जो आपका फॉर्मूला है, एक चीज़ मैं बताना अभी रह गया कि ये जो फॉर्मूला आया फोर्स एफ बी ओवर एल इज इक्वल टू दिस वन, इसी से हम एम्पियर्स की डेफिनेशन बनाते हैं। यानी एम्पियर आपको पता है इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। आपने 6 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, और उस 6 फंडामेंटल यूनिट्स में एम्पियर भी एक यूनिट थी। उस फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन इस फॉर्मूले के बेसिस पर बनती है, ठीक है। तो कैसे बनेगी डेफिनेशन? दैट 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन 2 पैरेलल वायर्स, 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स हैविंग डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट। आप सारे डेटा को 1-1 कर देते हो। हैविंग डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट एंड द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ ओवर दीज 2 वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप रखोगे 2 × 10⁻⁻⁷, ठीक है ना। आपने पढ़ा था ना μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है?
10 to the power -7 होता है, तभी आप म्यू नॉट की वैल्यू रखते हो ना, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट ओवर 2 पाई की, यहाँ पर अगर 2 पाई करना है तो एक 2 इधर जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -7, तो दिस मच ऑफ न्यूटन। सो आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, फिर से मैं उस डेफिनेशन पे आ जाती हूँ। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैविंग that are 1 meter distance apart, and the force applied in between the wire per unit length is 2 into 10 to the power -7 Newton. So that is the definition of 1 ampere. और ये आप अगर देखो तो +1 की जो आपकी फर्स्ट बुक थी, उस फर्स्ट बुक में स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में यही डिफाइन किया गया है। जब आपका यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर था, उसमें आपका यही डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। सो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला। Okay, so that is the importance of this formula, and you can apply it practically. So I hope you will do this activity, and if you have any query you can ask to me. I will meet to you next time with a new topic after the force, that is torque. Force के बाद क्या आता है, torque। तो हम डिस्कस करने वाले हैं torque due to rectangular loop, ठीक है। So torque due to rectangular loop and MCG केस हम डिस्कस करेंगे, that is मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG, एंड हम उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ओके,